9 सितंबर यानी कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन किसका पलड़ा भारी है? एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इसमें जीत किसकी होगी, क्योंकि कुल 782 वोट हैं और बहुमत के लिए 392 वोट चाहिए। एनडीए के पास कितना है और इंडिया के पास कितना है? इस चुनाव की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें पार्टियों का सिंबल नहीं होता है। जी हाँ, मतलब इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं होगा। इसमें उम्मीदवारों के नाम पर ही वोटिंग होती है और सबसे खास बात यह होती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है। व्हिप जारी नहीं होने की वजह से क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हैं, जिसके बाद से यह चुनाव रोचक हो गया है और बड़ा सवाल यही है कि जीत किसकी होगी। सबसे पहले आपको आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद से आपको चुनाव के अंदर की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे कि आखिर अभी से कौन सी वो गठबंधन है जिसके जीत की संभावना ज्यादा है, और इसके अलावा वो कौन सी पार्टियां हैं जो खेला कर सकती हैं। जी हाँ, उन्हीं पार्टियों के सहारे कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला की भी संभावना है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कितने वोट चाहिए और किस पार्टी के पास यानी किस गठबंधन के पास कितने मौजूदा समय में वोटों की संख्या है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों को मिलाकर यानी लोकसभा और राज्यसभा का मिलाकर के 782 वोटों की संख्या पहुंच जाती है। मौजूदा समय में एनडीए के पास 422 वोटों की संख्या है और इंडिया के पास 312 है और जीत के लिए 392 वोट चाहिए। तो ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जीतना लगभग तय है। लेकिन यहाँ कई ऐसे दल हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और अगर क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ती है तो ये चुनाव काफी रोचक हो जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से पूरी चुनाव का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के साथ समन्वय स्थापित करने की भी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को ही सौंपी गई है। इस चुनाव में एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकती है, या यूं कहें कि वो अपने गठबंधन से दगा भी दे सकती है। उस पार्टी का नाम है डीएमके। जी हाँ, तमिलनाडु की एमके स्टालिन की पार्टी है और आपको बता दें कि एमके स्टालिन की डीएम के पास कुल 32 वोटों की संख्या है और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में यही बड़ा सवाल रहेगा कि क्या एमके स्टालिन की पार्टी सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करेगी। इसकी असली वजह यह है, दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में लेकर के ये पूरा आने वाले टाइम पे यानी 2026 में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर एमके स्टालिन कहीं इंडिया उम्मीदवार को वोट कर जाते हैं तो ये बड़ा सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस मुद्दे को उठाएगी और ये भी कहेगी कि हमने तो तमिलनाडु से ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा था, लेकिन आपने ही समर्थन नहीं दिया, क्योंकि लगातार भाषा और राज्य को लेकर के डीएमके और एमके स्टालिन की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि दो ऐसे और दल हैं जो चुनाव से दूरी बना सकते हैं। जी हाँ, ओडिशा से बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी और तेलंगाना से केसीआर की बीआरएस। खबर है कि ये दोनों ही दल चुनाव से दूरी बना सकते हैं, वोटिंग से दूरी बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों ही दल फिलहाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तमाम मसलों पर अपने हितों के हिसाब से और स्वतंत्र होकर ये अलग अलग मुद्दों पर कभी गठबंधन मतलब सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं तो कभी विपक्ष के साथ जाते हैं। अब एक और ऐसा दल है वाईएसआरसीपी। जी हां, जगन मोहन रेड्डी की ये पार्टी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी रहे हैं। उनकी पार्टी इस चुनाव में एनडीए के साथ जाती हुई दिख रही है। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए की अगर बात करें मतलब कि उनके पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि आपको हमने बताया कि 422 जो है मौजूदा समय में ओवरऑल एनडीए के पास वोटों की संख्या है। और वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की अगर पार्टी की बात करें तो लोकसभा में उनके पास 4 वोट है और राज्यसभा में 7 वोट है। तो ऐसे में ये 11 वोट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ऐलान उन्होंने कर दिया है कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। तो जगन मोहन रेड्डी अब एनडीए के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि 48 ऐसे वोट हैं जो मौजूदा समय में ना एनडीए के पक्ष में है और ना ही इंडिया के पक्ष में है। ऐसे में अगर ये 48 वोट इंडिया के पक्ष में आ जाते हैं और क्रॉस वोटिंग होती है तो चुनाव ज्यादा रोचक हो जाएगा। लेकिन यही 48 वोट अगर एनडीए के पक्ष में आ जाते हैं तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा और इंडिया के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक बात याद दिलाना यह जरूरी है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया था, उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठाया था
और क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बतौर जज उन पर यह आरोप लगाया गया कि उनके फैसले से देश में नक्सलवाद अभियान कमजोर हुए। ये पूरा मसला दरअसल आपको बता दें कि सलवा जुडुम केस से जुड़ा हुआ है। उन पर यह आरोप लगाया गया कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे तब उन्होंने सलवा जुडुम को खत्म करने का आदेश देकर नक्सलियों के खिलाफ जंग को कमजोर कर दिया था। तो ये लगातार एनडीए और बीजेपी की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को इस मसले को लेकर घेरा जा रहा है। खैर अब 9 तारीख यानी कल वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि अगला उपराष्ट्रपति भारत का कौन बनता है।